कक्षा 9 की छात्रा अपनी सहयोगी खुशबू चंद कक्षा 9 की छात्रा के साथ आपका वीकली न्यूज़ करंट अफेयर्स में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए इस सप्ताह की महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट्स को डिस्कस करें। फर्स्ट, लद्दाख द्वारा छठी अनुसूची की मांग। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। समिति के कुछ सदस्यों के अनुसार गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि छठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की सिफारिश यह देखते हुए की थी कि नया केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से आदिवासी बहुल 97% से अधिक था और इसकी विशिष्ट विरासत को सांस्कृतिक संरक्षित करने की आवश्यकता थी। आइए जानते हैं कि कमेटी का गठन किस लिए किया गया है। संसद द्वारा 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत पूरे राज्य जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद लद्दाख में नागरिक समाज समूह पिछले 3 वर्षों से भूमि संसाधनों और नौकरी के सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। बड़े व्यवसायों और बड़े समूहों द्वारा स्थानीय लोगों की नौकरी और भूमि के छीन जाने के महर ने इस मांग को बढ़ावा दिया है। उद्देश्य, क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और भाषाई भौगोलिक स्थिति तथा सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी रक्षा के उपायों पर चर्चा करना, समावेशी विकास की रणनीति बनाना और लेह, कारगिल एवं स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना। सरकार का रुख। जहां तक लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है तो सरकार इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में संसद की स्थायी समिति को सूचित किया कि छठी अनुसूची के तहत आदिवासी आबादी को शामिल करने का उद्देश्य उनके समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है और इसका केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पहले से ही ध्यान रख रहा है। लद्दाख को उसकी समग्र विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन प्रदान किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा। संविधान में छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के लिए तथा 5वीं अनुसूची में बाकी क्षेत्रों के आदिवासी हिस्सों के लिए है। आइए समझते हैं छठी अनुसूची क्या है। अनुच्छेद 244, स्वायत्त जिला परिषदों जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है को संविधान के अनुच्छेद 244 के छठी अनुसूची के अनुसार बनाया जा सकता है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासित प्रबंधक में विशेष संविधान है। सेकेंड, स्वीडन में खोजे गए दुर्लभ मृदा तत्व। हाल ही में स्वीडन की सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी LKAB ने यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्व के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। खोज का महत्व, स्वीडन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कुरुना के डिपो में लगभग 1 मिलियन मीट्रिक ऑक्साइड का भंडार है। यह हरे संक्रमण की आवश्यकता, आयातित के कच्चे माल पर कम निर्भरता की यूरोप की महत्वाकांक्षा को बल देती है। यहाँ यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्व का खनन नहीं किया जाता और यह ज़्यादातर अन्य क्षेत्रों से आयात किया जाता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ मृदा तत्व का 98% चीन द्वारा नियमित किया जाता है। यह खोज यूरोपीय संघ के साथ साथ पश्चिमी देश के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश चीन पर अपनी निर्भरता दुर्लभ मृदा तत्व के लिए कम करना चाहते हैं। आइए जानते हैं दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं। यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इसमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी खंड लैटेनाइट शामिल है जो लैटेनाइट्स के समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों से युक्त हैं। यदि इसके महत्व की बात करें तो यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, नेटवर्क, संचार, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेड्रियम का उपयोग टेलीविजन और फ्लोरोसेंट लैब में किया जाता है। गठिया और कैंसर की बीमारी के लिए दवाइयों में यट्रियम का उपयोग किया जाता है। इन तत्वों का उपयोग टरबाइन, जेट इंजन और शटल घटकों के लिए भी किया जाता है। नासा के अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम के लिए सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दुर्लभ तत्व सेलेनियम महत्वपूर्ण है। चीन का एकाधिकार। चीन ने समय के साथ दुर्लभ मृदा धातुओं पर वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर लिया है, यहाँ तक कि इसने एक बिंदु पर दुनिया की 90% दुर्लभ मृदा धातुओं का उत्पादन किया था। वर्तमान में यह 60% तक कम हो गई है और इसका श्रेय अन्य देशों द्वारा किया जाता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान देश शामिल हैं।
यदि भारत में दुर्लभ मृदा तत्व की उपलब्धता के बारे में बात करें तो भारत के पास दुनिया के दुर्लभ मृदा तत्व की का 6% है और यह वैदिक उत्पादन का केवल 1% उत्पादन करता है और यह चीन से ऐसे खनिजों की आयात करता है। थर्ड, पृथ्वी मिसाइल 2 का परीक्षण। हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से दूर परीक्षण रेंज से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी सेकंड देश में विकसित सतह से सतह पर वार करने वाली शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है, जिसकी रेंज 250 से 350 किमी और यह 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी सेकंड वर्ग एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है जिसमें 500 से 1000 क्रीगा की वॉरहेड माउंटिंग क्षमता है। यह एक प्रमाणित मिसाइल है जिसमें उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए एक कुशल प्रक्षेपवक के साथ उन्नत इंटरनल गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग करती है। यह जब मिसाइल को वर्ष 2003 में भारत में के सामरिक बल कमान में शामिल किया गया। यह IGMDP के द्वारा विकसित है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा अपने एक निर्देशित मिसाइल को विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत अंतर्गत विकसित। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहने की मांग की गई है। WEF की रिपोर्ट दावोस 2023 की बैठक से पहले जारी की गई है, जिसका शीर्षक कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। यदि रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं की बारे में बात करें तो जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल में विफलता अगले दशक में आने वाले 2 सबसे गंभीर जोखिम है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं एवं चरम मौसमी घटनाएं तथा जल विविधता का नुकसान एवं पारिस्थितिक के तंत्र का पतन का भी जोखिम है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रेट ऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड में ऊंचाई पर पहुंच गया। उत्प्रेक्षा प्रक्षेपवक के साथ ने इस बात की बहुत कम संभावना है कि वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित किया जा सकता है और यह वैदिक और महत्वाकांक्षा हासिल की जा सकेगी। फिफ्थ, गंगा विलास क्रूज। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। यदि प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो क्रूज का प्रबंधन निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। जहाजरानी बंदरगाह जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने परियोजना का समर्थन किया। यह महाबोधि मंदिर, कतरा मस्जिद, चंदानगर चर्च, हजारद्वारी पैलेस और 4 बंगला मंदिर के अन्य सहित गंगा नदी के 4 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। गंगा नदी जलमार्ग 1 तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर जलमार्ग 2 को जोड़ने के अलावा क्रूज 27 नदी प्रणालियों को जोड़ेगा। विश्व धरोहर स्थलों, उद्यानों और नदी घाटों में और बिहार में पटना, असम में गुवाहाटी, झारखंड में सैंगाबाद, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के साथ प्रमुख शहरों के साथ 50 पर्यटन स्थल के यात्रा के साथ 51 की क्रूज की योजना बनाई गई है। महत्व, यह सेक्टर प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा। धन्यवाद, आपने हमें इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीकली न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें।